हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रेबीज़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, रेबीज़ एक तरह की जूनोटिक डिसीज़ है, ठीक है। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो डिसीज़ एनिमल के थ्रू स्प्रेड करती है उसे हम जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। और इसका केस फर्टिलिटी रेट कितना होता है? 100%। यानी अगर किसी को रेबीज़ हो गया है, ठीक है, तो वो फेटल होगा ही होगा, ठीक है। और ये आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करता है। और मैनेजमेंट ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड अंडर नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम? नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से। फिर बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एजेंट की। तो एजेंट कौन होता है इसका? लाइसा वायरस टाइप 1, जो कि एक तरह का बुलेट शेप का आरएनए वायरस होता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रैप्डोवायरिडी फैमिली, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसका स्ट्रक्चर दिया है, ये इसका एनवेलप है, और ये है एल प्रोटीन, और ये है पी प्रोटीन, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है। और ये आउटर साइड पे क्या है? जी प्रोटीन है। और ये अंदर ये पर्पल कलर से क्या दिखा रहा है? एन प्रोटीन। और ये ग्रे कलर का एम प्रोटीन है, ठीक है। तो ये रेबीज़ वायरस का स्ट्रक्चर है। और ये देखने में कैसा लग रहा है? बुलेट शेप का आरएनए वायरस है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो टाइप के वायरसेस होते हैं, एक स्ट्रीट वायरस और दूसरा फिक्स्ड वायरस। स्ट्रीट वायरस की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स क्या होता है? इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड सैंपल्स, यानी नेचुरल केस ऑफ रेबीज़, ठीक है। जो स्ट्रीट वायरस होते हैं वो मतलब नेचुरल केस से आइसोलेट करते हैं उनको। जबकि जो फिक्स्ड वायरस होते हैं ये आइसोलेट होते हैं आफ्टर द सीरियल पैसेज इन द रैबिट्स ब्रेन। जब हम इन्हें लगातार रैबिट के ब्रेन में पास करते रहते हैं तब हमें जो वायरस आइसोलेट करते हैं वो होता है फिक्स्ड वायरस। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो जो स्ट्रीट वायरस होता है वो ऑलवेज पैथोजेनिक होता है, लेकिन जो फिक्स्ड वायरस होता है वो ऑलवेज पैथोजेनिक नहीं होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो स्ट्रीट वायरस का वेरिएबल होता है, यानी 1 to 3 मंथ्स का होता है। जबकि फिक्स्ड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स्ड होता है 5 to 10 डेज का। नेगरी बॉडीज़, ये इंपॉर्टेंट है, नेगरी बॉडीज़ जो होती हैं वो केवल स्ट्रीट वायरस में प्रेजेंट होती हैं और फिक्स्ड वायरस में एब्सेंट होती हैं। फिर कुछ कमेंट्स क्या है कि स्ट्रीट वायरस जो है डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, और फिक्स्ड वायरस किस लिए यूज़ होता है? फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। और स्ट्रीट वायरस सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं और फिक्स्ड वायरस सलाइवरी ग्लैंड में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो वायरस के बीच में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको रट याद करके जाना। अब बात करते हैं नेगरी बॉडीज़ क्या होती है। नेगरी बॉडीज़ इज द स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स इन द न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ रेबीज वायरस प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये नेगरी बॉडीज़ जो होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं और क्या कंटेन्स करते हैं? प्रोटीन्स और आरएनए। और ये हॉल मार्क होते हैं रेबीज इंसेफेलाइटिस का, ठीक है। याद रखना, नेगरी बॉडीज़ जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर, और इनमें क्या होता है? प्रोटीन्स और आरएनए। और ये हॉल मार्क होते हैं रेबीज वायरस के, ठीक है। फिर बात करते हैं होस्ट की। तो होस्ट की जो एज होती है वो कितनी होती है? मोस्टली 1 to 25 ईयर्स के एज को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंस होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बेस्ड ऑन द एक्सपोजर, आउटडोर और इंडोर। आउटडोर एक्सपोजर जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, तो इनमें ज़्यादा एक्सपोजर होने के चांसेस रहते हैं। और इंडोर एक्सपोजर कैसे होता है? जैसे वेटनेरियंस, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, और डॉग हैंडलर्स जो होते हैं, उनमें भी जो है एक्सपोजर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एनिमल बाइट्स, ठीक है, जैसे डॉग, कैट्स, मंकी, काऊ, गोट, शीप, बफेलो, हॉर्सेस। ये मिथ पहला फैला हुआ है कि केवल डॉग के काटने से जो है रेबीज होता है, बट ये गलत है। डॉग, कैट, मंकीज, काऊ, गोट, इन सब के काटने से भी जो है रेबीज का ट्रांसमिशन होता है, ध्यान देना। माउस बाइट और रैट बाइट ये एसोसिएटेड नहीं होते हैं रेबीज से, याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि माउस बाइट और रैट बाइट जो होते हैं ये रेबीज से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। माउस बाइट एंड रैट बाइट नॉट एसोसिएटेड विद द रेबीज। फिर आगे बात करते हैं लिक्स की। तो लिक्स ऑन दी एब्रेडेड स्किन और एब्रेडेड और अनएब्रेडेड म्यूकोसा, ठीक है, तो इनसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। एरोजॉल के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है ये रेबीज इन्फेक्टेड बैट्स। और पर्सन टू पर्सन में भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज थ्रू दी बाइट्स और सलाइवा इज थ्योरेटिकली पॉसिबल,
बट टिल नाउ नो डॉक्यूमेंटेड केस, पर अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला है कि जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो। फिर अगला है ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैव बीन इन पीपल सीन इन पीपल रिसीविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड डोनर। अगर कोई इन्फेक्टेड डोनर है और हम उससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं अपने बॉडी में, तो हमारे बॉडी में भी ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है। नो एविडेंस डैट रेबीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रिंकिंग मिल्क, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है। फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड है और उसका मिल्क पीने से अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है कि उससे भी ट्रांसमिशन होता हो। ठीक है। फिर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कितना होता है, 2 to 8 वीक्स। और केस फैटेलिटी रेट कितना होता है, 100%। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी बात किया था। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेबीज़ इन इंडिया कौन सा है, अर्बन रेबीज़, जो कि एसोसिएटेड होता है डॉग बाइट से। ठीक है। और फॉर्म ऑफ रेबीज़ नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया, बैट रेबीज़, जो रेबीज़ बैट से फैलता है वो अभी तक इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया। रेबीज़ नॉट फाउंड कहाँ पर नहीं पाया था, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चाइना में ताइवान और किप्रस और आइसलैंड, आयरलैंड, माल्टा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ये ध्यान रखना। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में इंडिया में अभी तक नहीं पाया गया, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसमें पूछा जाता है कि इंडिया के कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनमें रेबीज़ का प्रेवलेंस नहीं पाया था, तो क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ रेबीज़ की। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हम मैनेज 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है वाउंड मैनेजमेंट, दूसरा है रेबीज़ वैक्सीन और तीसरा है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है। अब मैनेजमेंट से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कितने कैटेगरीज के कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल, इसमें मेनली 3 कैटेगरी आती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो होते हैं, जैसे टचिंग ऑफ फीडिंग एनिमल, अगर कोई एनिमल है इन्फेक्टेड है, अगर हम उसे टच कर दें, ठीक है, या फिर अगर वो एनिमल हमें लिक कर दे हमारी स्किन के ऊपर, चाट ले हमारी स्किन को, तो उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है, नो इन्फेक्शन। ठीक है। फिर कैटेगरी 2 में क्या है, निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन। मान लो हमारी कोई स्किन, मतलब कट लगा है हमारी स्किन में, ठीक है, निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, मान लो हमारी स्किन में हल्का सा निबलिंग हो जाए या फिर माइनर स्क्रैचेस या एब्रेशंस हो जाए विदाउट ब्लीडिंग। मान लो हल्का सा उसका दांत का कट लग जाए लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब इस केस में हम क्या करते हैं, लोकल ट्रीटमेंट करते हैं वाउंड का और एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगा देते हैं। ठीक है। ये आ गया कैटेगरी 2 में, माइनर स्क्रैचेस और एब्रेशंस। फिर कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं, जैसे सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेस। ठीक है, ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेस और लिक्स ऑन दी ब्रोकन स्किन। ठीक है, ब्लीडिंग प्रेजेंट, मान लो स्किन में कहीं कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है और कोई डॉग या कोई कोई एनिमल अगर वहाँ पे चाट जाए, आकर लिक कर जाए, तो उससे मतलब रेबीज के ट्रांसमिशन होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। और कंटेमिनेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विद द सलाइवा फ्रॉम द लिक्स या फिर कॉन्टैक्ट विद द बैट, तो ये सब कैटेगरी 3 में आएंगे। तब इस केस में हम क्या करते हैं, लोकल ट्रीटमेंट करते हैं वाउंड का, इमीडिएट वैक्सीनेशन देते हैं, वही एंटी रेबीज़ वैक्सीन देते हैं, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का। ठीक है, ये कैटेगरी 3 हो गया। अब पढ़ते हैं वाउंड मैनेजमेंट। वाउंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके 3 मेथड हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉश करते हैं उसको रनिंग वाटर से। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैकेनिकली हम वायरस को रिमूव कर रहे हैं वाउंड से। फिर केमिकल मेथड आता है, इसमें हम वॉश करते हैं वाउंड को विद द सोप एंड वाटर और अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्टेंट, जिससे कि वायरस का इनएक्टिवेशन हो जाए। फिर तीसरा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, इसमें हम इनफिल्ट्रेट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को इन द डेप्थ एंड अराउंड द वाउंड इन कैटेगरी 3 एक्सपोजर। ठीक है, जितने भी कैटेगरी 3 के एक्सपोजर होते हैं उनमें हम इनफिल्ट्रेट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को, वाउंड के अराउंड भी और डेप्थ में भी, जिससे कि हम वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये वाउंड मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं। अब एनिमल बाइट को कैसे मैनेज करते हैं, तो लोकल वाउंड ट्रीटमेंट, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि रिमूव एज मच एज वायरस पॉसिबल, ठीक है, फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स बिफोर इट रीचेस टू द ब्रेन।
और ये हम कैसे करते हैं, फ्लशिंग से और वॉशिंग से, ठीक है। वाउंड एरिया विथ रनिंग टैप वाटर एंड सोप फॉर मोर देन 15 to 20 मिनट्स। और वायरुसाइडल एजेंट्स को यूज़ करते हैं जैसे अल्कोहल, टिंचर आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। तो ये सब क्या करते हैं, वायरस को जो है कम करने के लिए कम करते हैं, ठीक है। वायरुसाइडल एजेंट होते हैं, वायरस को मारते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सूचरिंग की। तो इमीडिएट सूचरिंग नॉट रिकमेंडेड, ये क्वेश्चन है। इमीडिएट सूचरिंग नॉट रिकमेंडेड, इफ़ रिक्वायर्ड इट इज़ डन 24 to 48 आवर्स लेटर। इमीडिएट सूचरिंग हम कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर सूचरिंग करने की नौबत आती भी है तो हम 24 से 48 घंटे बाद करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ रेबीज़ बाय 80%। तो अगर हम एनिमल बाइट को ही मैनेज करते हैं पहले, तो इससे क्या होता है, रेबीज़ होने के चांसेस 80% रिड्यूस हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेबीज़ के वैक्सीनेशन की। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस रेजिमेंट्स क्या क्या है। तो इसमें दो रेजिमेंट है, एक होता है अपडेटेड थाई रेड रेजिमेंट और दूसरा है एसएन रेजिमेंट। अपडेटेड थाई रेड रेजिमेंट जो होता है वो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाता है, और जो एसएन रेजिमेंट है ये प्राइवेट सेटअप में दिया जाता है, ठीक है। फिर सबसे पहले बात करते हैं अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट की। तो इसका रूट क्या होता है, इंट्राडर्मल, और डोज कितनी होती है, 0.1 ml। और इसमें टोटल 4 विजिट्स होते हैं, ध्यान देना, ठीक है, 4 विजिट्स। कब कब होते हैं 4 विजिट, डे ज़ीरो पे, यानी जिस दिन मतलब डे ज़ीरो कब लेते हैं, जिस दिन डॉग ने काटा या कि जिस दिन फर्स्ट डोज दे रहे हैं वैक्सीन का, हम डे ज़ीरो लेते हैं फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मान लो उस दिन डॉग ने काटा और पर्सन अगले दिन जाकर वैक्सीन ले रहा है, तो हम डे ज़ीरो उसे मानेंगे जिस दिन वो वैक्सीन ले रहा है, ना कि उसे मानेंगे कि डॉग बाइट जिस दिन किया, ठीक है। और कब देते हैं, डे 3 पे, डे 7 पे और डे 28 पे। गिवन एज 2-2-2-2 वैक्सीन, ठीक है। 2 साइड्स साइमल्टेनियसली पे देते हैं और टोटल 8 डोज देते हैं, और हर डोज 0.1 ml की होती चाहिए। और एडल्ट साइड क्या होती है, डेल्टॉइड, और चिल्ड्रन में क्या होती है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है। एडल्ट में हम कहाँ पर देते हैं, डेल्टॉइड रीजन पे, और चिल्ड्रन में कहाँ देते हैं, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, ठीक है। टोटल 8 डोज देंगे और 0.1 ml पे। फिर दूसरा बात करते हैं एसएन रेजिमेंट की, ठीक है। एसएन रेजिमेंट जो होता है वो प्राइवेट सेटअप में दिया जाता है, और इसे हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं, और इसकी डोज कितनी होती है, 0.5 ml। और इसमें टोटल 5 विजिट्स होते हैं, 5 विजिट्स। कब, डे 0, 3, 7, 14 और 28। बीच में एक 14 आ गया, ठीक है। और इसमें हर डे पर हम एक एक डोज देते हैं, ठीक है, 1 साइड पे देते हैं, और टोटल डोज कितनी होगी, 5, और ईच डोज कितनी है, 0.5 ml की, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि देखो, थाई रेजिमेंट में कितने लेटर हैं, THAI, 4 लेटर हैं, तो मतलब 4 विजिट्स। एसएन रेजिमेंट में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो मतलब 5 विजिट्स, ठीक है। इतना समझ में आया। कब कब देते हैं, 0, 3, 7 और 28। और इसे कब देते हैं, 0, 3, 7, 14 और 28। और हर डोज कितना देते हैं, 2-2 ml, दो दो डोज देते हैं, ठीक है। तो 2-2-2-2, और इसमें 1 डोज देते हैं, 1-1 डोज, ठीक है। इसमें हर डोज कितने ml की होती है, 0.1 ml की, कितनी, 0.1 ml की, ठीक है। और इसमें हर डोज कितनी होती है, 0.5 ml की, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ये होगी वैक्सीन। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं री एक्सपोजर गाइडलाइंस। मान लो तुमने वैक्सीनेशन किया, लेकिन वापस से री एक्सपोजर फिर से उस कुत्ते ने काट लिया, तब उस केस में क्या करना है। अगर डॉग बाइट करता है विदिन 3 मंथ्स में, तो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो आज हमने वैक्सीनेशन लिया, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर हमें वापस से कुत्ते ने काट लिया, तो हमें कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए, तब उस केस में हमें 2 विजिट करना पड़ेगा, एक डे 0 पे और एक डे 3 पे। और हम फिर से वैक्सीन देंगे, आइदर IM यानी इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल रेजिमेन, दोनों वैक्सीन में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और 2 विजिट करना पड़ेगा, डे 0 पे यानी जिस दिन काटा है, और डे 3 पे। पूरी 4 डोज या 5 डोज नहीं लेनी, केवल 2 डोज लेनी है बस। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस गाइडलाइंस की। क्या क्या है प्री एक्सपोजर गाइडलाइंस, यानी एक्सपोज होने से पहले। तो हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो गए, ठीक है, वेट्स हो गए यानी वेटनेरियंस,
और डॉग हैंडलर्स हो गए। तो ये हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें वैक्सीनेशन करते हैं। और इन्हें कब 3 विजिट्स करवाते हैं, डे 0 पे, डे 7 पे और डे 21 या 28 पे। और इन्हें या तो इंट्रामस्कुलर या इंटरडर्मल दोनों में से कोई वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। अदर शेड्यूल्स क्या होते हैं, 1 वीक और 3 वीक्स, ठीक है। 1 वीक पे हम 2 साइट्स में देते हैं, इंट्राडर्मल रेजिमेन, इंस्टीट्यूट पैस्चर डी कैम्बोज रेजिमेन, ठीक है। इसमें हम कितना डोज देते हैं, 2 2 2 0 0। और 3 वीक्स पे जो है हम इंट्रामस्कुलर रेजिमेन देते हैं, 5 डोज देते हैं। और जैगरेब रेजिमेन कितना देते हैं, 2 0 1 0 1, ठीक है। अगर ये याद होता है तो करो, नहीं याद होता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें 2 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़नी है। पहली है एंटी रेबीज सीरम, ठीक है। मतलब एंटी रेबीज सीरम में 2 आती हैं। पहला है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरा है इक्वाइन हीमोग्लोबुलिन। ह्यूमन रेबीज वाली जो है ह्यूमन से डेवलप की गई है और इक्वाइन वाली हॉर्स से डेवलप की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रिफर्ड डोज की, तो कितना होता है ह्यूमन वाले का, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, जबकि इक्वाइन का कितना होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। और हम इसे कौन से रूट से देते हैं, आईएम रूट से। इसे भी हम आईएम रूट से देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। मैक्सिमम 70% जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ह्यूमन का, उसे हम एडमिनिस्टर करते हैं अराउंड दी वाउंड, यानी वाउंड के चारों तरफ जो है अप्लाई करते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 30% है, इसे हम साइट डिस्टेंट फ्रॉम द वाउंड, मतलब वाउंड से डिस्टेंट साइट पे लगाते हैं, ठीक है। 70% इम्यूनोग्लोबिन को वाउंड के अराउंड लगा देते हैं, यानी वाउंड है उसके अराउंड में 70% वैक्सीन को लगा देंगे, बाकी 30% डिस्टेंट साइट्स पर लगाएंगे, ठीक है। और लेकिन इक्वाइन एमजी में क्या है, 50% जो वैक्सीन है इसको हम वाउंड के अराउंड लगाते हैं और 50% अवे फ्रॉम द वाउंड, ठीक है। ये ध्यान देना। फिर अगला है क्राइटेरिया ऑफ गिविंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या क्या क्राइटेरिया है, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, गिवन इन ऑल द 3 क्लास बाइट्स। जितने भी हमने ऊपर कैटेगरी पढ़ी थी 1 2 3, हम तीनों में दे सकते हैं। बट मेनली ये किसके लिए होती है, फॉर क्लास 2 बाइट्स के लिए, ठीक है। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है, मान लो HIV में, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस कैन बी गिवन अप टू 7 डेज फ्रॉम फर्स्ट डोज, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस की। एनी कॉन्ट्राडिक्शन टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और रेबीज़ जो होती है वो 100% फेटल होती है। रेबीज़ वैक्सीन जब हम प्रेगनेंसी में या HIV पॉजिटिव पेशेंट में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देते हैं, तो वहाँ पर हम किल्ड वैक्सीन देते हैं, क्योंकि उनमें चांसेस रहते हैं ना कि रेबीज़ का जो डिसीज़ है वो डेवलप होने के चांस रहते हैं। इसलिए उनमें हम लाइव वैक्सीन ना देकर बल्कि किल्ड वैक्सीन देते हैं, ठीक है। फिर इंडिविजुअल्स ऑन क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट, अगर कोई क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट पे है मलेरिया की, तो उसमें हम इंट्रामस्कुलर रेजिमेंट को प्रेफर करते हैं, ID रेजिमेंट को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते, ड्यू टू रिड्यूस रेट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ID का रेट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी कैटेगरी 2 एक्सपोजर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV पॉजिटिव, ठीक है, कैटेगरी 2 में। क्राइटेरिया फॉर रेबीज बूस्टर, क्या क्या क्राइटेरिया है, इफ़ VNA यानी वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का लेवल अगर लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट है, तो हम बूस्टर डोज देते हैं एवरी 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। अगर वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का लेवल लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट है, तो हम बूस्टर डोज देते हैं एवरी 2 to 3 ईयर्स। सफर्ड अ डॉग बाइट फ्रॉम द वैक्सीनेटेड पेट डॉग, देन टेक द वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ वाउंड। अगर कोई वैक्सीनेटेड डॉग है मान लो, ठीक है, और जैसे कोई पालतू कुत्ते ने काट लिया तुम्हें, तो फिर हम जिस हिसाब से वाउंड की कैटेगरी होती है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन कैटेगरी 1 है कि कैटेगरी 2 है कि कैटेगरी 3 है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। डॉग रिमेन्स हेल्दी और बीइंग ऑब्जर्व्ड फॉर 10 डेज, नेवर स्टॉप वैक्सीनेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, डॉग को ऑब्जर्व करते हैं 10 डेज तक, और तब तक हम इस वैक्सीनेशन को स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल कंसिडरेशंस हो गए। फिर बात करते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीन की। तो ये इसमें कई सारी वैक्सीन आती हैं, जैसे नर्वस टिश्यू वैक्सीन्स जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई है। दूसरी है वेरो कल्चर सेल वैक्सीन। तीसरा है प्राइमरी सेल कल्चर वैक्सीन्स जो कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। और वैक्सीन्स अप्रूव्ड फॉर ID यूज़
जैसे वेरो रैब, रेबीपुर और अभय रैब, ठीक है। ये सब रेबीज़ की वैक्सीन की वैराइटीज़ हैं। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रेबीज़ वैक्सीन जो होती है वो फ्रीज ड्राइड होती है, यानी पाउडर्ड फॉर्म में होती है, और इसमें हम डाइलुएंट्स को ऐड करते हैं, और ये ओपन वाइल पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। यानी एक बार अगर वैक्सीन खुल गई तो हमें इसको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना है, इसे हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है और ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, ध्यान देना। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेबीज़ इन डॉग्स। टू कंट्रोल द रेबीज़ इन द डॉग्स, एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्रे एंड ओनरलेस डॉग अलॉन्ग विद द प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स अगेंस्ट द रेबीज़। अगर हमें डॉग्स के अंदर रेबीज़ को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें एलिमिनेट करते हैं और उन्हें प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट लॉजिकल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच है रेबीज़ को कंट्रोल करने का, ठीक है। और इससे हम तकरीबन 80% जो डॉग पॉपुलेशन है एरिया में वो एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी डोज होती है वैक्सीन की किसको कब देते हैं हम, 3 to 4 मंथ्स पे, और बूस्टर्स को कब देते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। प्राइमरी डोज को हम कब देते हैं, 3 to 4 मंथ्स पे, और बूस्टर को कब देते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे। फिर बात करते हैं रेबीज़ इन डॉग मैनिफेस्ट इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में रेबीज़ जो है डॉग्स के अंदर मैनिफेस्ट कर दी है। पहला है फ्यूरियस रेबीज़ और दूसरा है डम्ब रेबीज़। फ्यूरियस रेबीज़ में क्या होता है, मैड डॉग सिंड्रोम, ठीक है ना। अगर फ्यूरियस रेबीज़ में क्या होता है, जो डॉग का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और क्या होता है, रनिंग एमक, यानी वो अचानक से भागने लगता है, उसकी आवाज़ में चेंजेस हो जाते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है उसको, और पैरालिटिक स्टेज आ जाती है सबसे लास्ट स्टेज, ठीक है। और डम्ब रेबीज़ में क्या होता है, पैरालिटिक फॉर्म होता है और वो डाई कर जाता है 3 डेज़ के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डॉग्स के अंदर, 3 to 8 वीक्स का। कितना, 3 to 8 वीक्स का। तो ध्यान देना इस पर, ठीक है। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन द डॉग्स। अगर हमें डॉग्स में कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन देख के। तो कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, पहला बीपीएल इनएक्टिवेटेड नर्वस टिश्यू वैक्सीन, ठीक है। बीपीएल इनएक्टिवेटेड नर्वस टिश्यू वैक्सीन, इसकी हम सिंगल डोज देते हैं, और कितनी होती है, 5 ml की होती है फॉर डॉग्स एंड 3 ml फॉर कैट्स। और री वैक्सीनेशन करते हैं एवरी 6 मंथ्स पे, और सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर पे, ठीक है। तो ये डॉग्स के लिए वैक्सीन हो गई। और दूसरी कौन सी है, मॉडिफाइड लाइफ वायरस वैक्सीन। इसकी कितनी डोज होती है, 3 ml, और बूस्टर देते हैं एवरी 3 ईयर्स पे, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन हो गया डॉग्स के लिए। फिर अदर मेथड्स में क्या है, रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग ऑल दी डोमेस्टिक डॉग्स। जितने भी डोमेस्टिक डॉग हैं उन्हें रजिस्टर करो और लाइसेंसिंग करो। रेस्ट्रेंट ऑफ डॉग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे कुत्तों को घूमने से मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दो, उन्हें आने मत दो। इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉग्स एंड कैट्स बिटन बाय द रैबिड एनिमल्स, ठीक है। क्वारंटीन करो 6 मंथ्स तक ऑफ इम्पोर्टेड डॉग्स। अगर कोई विदेश से इम्पोर्ट करते हैं डॉग को तो हमें सबसे पहले उन्हें 6 महीने तक क्वारंटीन पर रखते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द केयर ऑफ डॉग्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज़। हम क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं पीपल को डॉग्स की केयर करने के लिए और रेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। तो इसमें हम क्या करते हैं, कट द हेड ऑफ द एनिमल एंड सेंड इट टू द नियरेस्ट लैब कवर्ड इन द आइस, और सेंड अ ब्रेन इन 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, अगर हमें डायग्नोस करना है वायरस को तो हम एनिमल के हेड को कट करके नियरेस्ट लैब में उसको भेजते हैं कवर्ड करके आइस में, या फिर हम उसके ब्रेन को भी भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन हमें ब्रेन से काम होता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो वाउंड के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू फिर सेल्स के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में, और फिर अपना काम शुरू करता है। तो हमें ब्रेन में मेनली डिटेक्ट करना है वायरस को। और क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इट डिटेक्ट्स द वायरल एंटीजन इन द ब्रेन, और ये सबसे मोस्ट रैपिड और बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। फिर अगला है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज ऑफ फॉर नेगरी बॉडीज़। नेगरी बॉडीज़ के लिए करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इंट्रा सेरिब्रल माउस इनोकुलेशन, माउस के अंदर इंट्रा सेरिब्रल इनोकुलेशन करते हैं वायरस का। और क्या करते हैं, कॉर्नियल टेस्ट। रेबीज वैक्सीन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द कॉर्नियल इम्प्रेशन ऑफ लाइव एनिमल्स और स्किन बायोप्सी ऑफ द लाइव एनिमल्स बाय फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इट डज नॉट रूल आउट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना लैब डायग्नोसिस।
एनिमल के हेड को कट करते हैं। और क्या है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, इंट्रासेरिब्रल माउस इनोकुलेशन है और कॉर्नियल टेस्ट है। ठीक है, तो ये लैब डायग्नोसिस हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन अर्बन एरिया हैज़ अ नंबर ऑफ रेबीज केसेस, द मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉजिकल अप्रोच टू कंट्रोल द रेबीज इज। तो रेबीज कंट्रोल करने का मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच कौन सा है? पहला, टेस्टिंग डॉग्स फॉर ऑल रेबीज, गलत है। टेस्टिंग ऑल डॉग्स फॉर रेबीज तो गलत है। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, गलत है। तीसरा, रिमूव स्ट्रे डॉग्स एंड वैक्सीनेटिंग द डॉग पॉपुलेशन, ये सही लग रहा है। चौथा क्या है, बिल्डिंग द कॉपरेशन अमंग द हेल्थ वर्कर्स, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न वेयर वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू एसएन रेजिमेंट गिवन इन द एडल्ट्स, मतलब किस रीजन में देते हैं एसएन वाले को? तो याद करो, एसएन में हमने याद किया था कि एडल्ट्स में हम देते हैं डेल्टॉइड रीजन में, ठीक है, और चिल्ड्रन में क्या लेते हैं? एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो एडल्ट में हम कहाँ लेते हैं? डेल्टॉइड रीजन में, और चिल्ड्रन में कहाँ लेते हैं? एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वेयर रेबीज आर नॉट फाउंड? तो याद करो, मैं बताया था 2 स्टेट है, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोज ऑफ ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन? ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज कितनी है? 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी इंट्रामस्कुलर, और इक्वाइन की कितनी है? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेबीज बाइट्स? तो ट्रू पूछ रहा है हमसे। तो पहला है कैटेगरी 1, ब्लीडिंग अकर्स। कैटेगरी 1 में तो ब्लीडिंग कहाँ होती है? कैटेगरी 2 में लिक्स और टच ऑन कॉन्टैक्ट स्किन, ये भी गलत है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है कैटेगरी 3 में, कंटेमिनेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द सलाइवा थ्रू द लिक्स, ये सही है इसका आंसर। चौथा है कैटेगरी 4, रिक्वायर द इमीडिएट रेबीज वैक्सीनेशन। कैटेगरी 4 होती नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ like and subscribe my channel and be on my channel for new updates.